हमारे जो पिछले लेक्चर्स हुए थे उसके अंदर में आपने बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स जो था अपना पूरा स्टार्ट कर चुके थे। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी उसके बेसिकली सारे जितने भी हमारे बेस था वो हम पढ़ चुके हैं। चाहे हमारे पास में चार्ज का कंसेप्ट रहा हो, चाहे टाइप्स ऑफ चार्ज रहे हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड रहा हो, या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस रहा हो, और उन सबको सम अप करके हमने पढ़ा था किस चीज़ के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो पोटेंशियल को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया था लास्ट क्लास के अंदर में। तो उसमें आपने एक चीज़ जानी थी कि अगर किसी भी बैटरी के ऊपर में या सेल के ऊपर में या होम जितनी भी हमारे अप्लायंसेज होते हैं उसके ऊपर में 220 वोल्ट लिखा होता है या कहीं 9 वोल्ट लिखा होता है, इन सब का मतलब क्या होता है। तो आपने जाना था कि अगर मैं कहूं कि 6 वोल्ट की मेरे पास में बैटरी है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि मेरे पास में नेगेटिव टर्मिनल पर जो 1 कूलम्ब चार्जेस का बंच बैठा होगा, ठीक है, तो उनके पास में जो एनर्जी होगी वो 6 जूल होगी। यानी कि उसको दूसरे टर्मिनल तक लेके जाने के लिए मुझे कितनी एनर्जी को खर्च करना पड़ेगा, 6 जूल को। यानी कि आपने कहा कि भाई मेरे पास में अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो इस 12 वोल्ट का मतलब क्या है भाई, इस 12 वोल्ट का सीधा मतलब है कि भाई आपके पास में एक बैटरी हम मान लेते हैं या सेल मान लेते हैं हम, तो इसके अंदर में 2 टर्मिनल्स है मेरे पास में। तो ये बेसिकली हमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताता है, ठीक है ना। पोटेंशियल हमने बात की थी जब हम किसी एक पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं तो वहां पे हम पोटेंशियल को कंसीडर करते हैं, और जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाने की बात करते हैं तो वहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, अगर हम फाइनाइट पॉइंट्स की बात करें। तो यहां पर मेरे पास में 12 वोल्ट लिखा हुआ है, तो 12 वोल्ट का सीधा मतलब है कि भाई यहां पर जो 1 जूल यानी कि मेरे पास में 1 कूलम्ब चार्जेस होंगे। 1 कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, आपने पहली क्लास में बहुत अच्छे से इसको जाना था कि 1 कूलम्ब के अंदर में होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि आपने किसी बॉडी से इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले हैं और दूसरी बॉडी के ऊपर में डाल दिए हैं। तो जिस बॉडी के ऊपर में गए उसने नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया, और जिससे निकले हैं वहां पर उसने पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया। कितने कूलम्ब का, 1 कूलम्ब। इसके पास में +1 कूलम्ब आ गया और इसके पास में -1 कूलम्ब आ गया, ठीक है। तो यहां पर एक इतना बंच हमारे पास में है, तो इनके पास में जो एनर्जी होगी अकॉर्डिंग टू हमारे पास में पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था V = वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो यहां पर आपने कहा कि भाई इसको 12 जूल काम करना पड़ेगा। 12 जूल इसके पास में होनी चाहिए, कितने के पास, 1 कूलम्ब के पास में। यानी कि यहां पर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास में 1 कूलम्ब चार्ज में कंसीडर कर लो तो वहां पर उसके पास में 12 जूल एनर्जी है। चाहे यहां पर मैं 6 वोल्ट की बैटरी की बात करूं, या फिर मैं 5 वोल्ट की बात करूं, या फिर 1.5 वोल्ट की बात करूं, तो हर किसी के सिनेरियो में वही होगा कि जो वैल्यू आपको आगे दिख रही है उतनी जूल एनर्जी है कितने के पास में, 1 कूलम्ब चार्जेस के पास में, यानी कितना बंच उनके पास में पड़ा हुआ है। चलिए, ये आपने बहुत अच्छे से समझने का कोशिश किया है। तो इसी का मैं बेस बनाते हुए आपको अब मैं जो कोर हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी है उसकी तरफ में ले जाने की कोशिश करता हूं। तो उसके अंदर में हमें करना क्या है, बेसिकली जो सबसे पहले हमें चीज पढ़नी होती है इसके अंदर में, वो पढ़ना होता है करंट के बारे में। बेसिकली करंट होता क्या है, ठीक है ना। अभी मैं इस पे दोबारा से आऊंगा, इस डेफिनेशन के ऊपर में, इस वर्ड के ऊपर में। पहले हम ये समझने का कोशिश करते हैं कि करंट होता क्या है, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक पाइप है, उसके अंदर में आप पानी, जैसे मोटर चलाई तो उसके अंदर से पानी निकल रहा होता है, ठीक है। जैसे यहां पर मैं इसको पाइप मान लेता हूं और यहां से क्या हो, जैसे आपने मोटर चलाई या पीछे से आप पानी डाल रहे इसके अंदर में, तो आगे की तरफ में गिर रहा होगा पानी। यानी कि एक ही क्वांटिटी, एक ही जो हमारे पास में कोई हमारे पास में एक सिस्टम है, उसके अंदर में एक ही जो चीज है, वो एक ही इवेंट है, वो बार बार रिकर होने की कोशिश कर रहा है। यानी कि पानी है, बार बार क्या हो रहा है, इसको पीछे से फोर्स लग रही है और ये पानी नीचे की गिरने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी डेफिनेशन को क्या बोलते हैं, हम एक करंट बोलते हैं। यानी कि सेम जो इवेंट है वो बार बार रिकर होना शुरू हो जाए तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं कि वहां पर करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। आपने पानी देखा होगा, बहता हुआ पानी आपने देखा होगा, तो वहां पर भी क्या होता है, हम बोलते हैं कि भाई करंट है उसके अंदर में, ठीक है। करंट का मतलब होता है एक तरह का फ्लो होना, चाहे वो पानी की बात करें या फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें। तो जब भी कहीं पर फ्लो होता है, एक इवेंट का रिकर होता है बार बार के अंदर में, तो वहां पर एक टर्म यूज की जाती है और उसी को हम यूज करते हैं करंट के रूप में। हम इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में इसको फिर दोबारा से यूज करेंगे, तो वहां पर हम इसके साथ में क्या वर्ड अटैच करेंगे वो भी देखेंगे इसके अंदर में। तो मैंने आपको बताया कि मान लो मेरे पास में एक पाइप है, ठीक है, ये मेरे पास में पाइप है और इसके अंदर से मैंने क्या जा रहा है, अब यहां पर मैंने क्या कर दिया, पानी डाल दिया इसके अंदर में, और यहां पे मैं इसके साथ में यहां एक टब रख देता हूं या फिर कोई बकेट रख देता हूं, और ये पानी उसके अंदर में क्या हो रहा होगा, इकट्ठा हो रहा होगा, यहां पर इकट्ठा होता जा रहा होगा। यानी कि ये जो सिस्टम है, यहां पर जो इवेंट है वो बार बार क्या हो रहा है, नीचे की साइड में जाने की, यानी कि जो पानी है उसका एक फ्लो है, उसका एक करंट है।
तो वो इसके अंदर में जाने की कोशिश करता है। तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि यहां पर वाटर का करंट चल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलता हूं अपने दोबारा से जो पहली चीजें हमने पढ़नी शुरू करी थी जब हम पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे थे। तो पोटेंशियल में मैंने आपसे कहा था कि वहां पर हम एक बैटरी का यूज करते हैं और बैटरी को एनर्जी कहां से मिलती है, जो हमारे पास में सेल होता है उसका एनर्जी कहां से मिलती है। तो वहां पर मैंने आपका जो बेस है वो तैयार कर रहा हूं मैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहली चीज पढ़नी पड़ती है सेल के बारे में। जब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ता है। ठीक है, जब पोटेंशियल पढ़ चुके हैं तो अब हम पढ़ते हैं सेल के बारे में। जब हम सेल पढ़ लेंगे तो उसके बाद में मैं चीजों को जोड़ना शुरू करूंगा कि क्या वायर होते हैं, क्या उसके अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, उन सब चीजों के बारे में बात करते चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं सेल लेता हूं। ये मेरे पास में मैंने एक सेल बना लिया और यहां मैंने इसके ऊपर में ये कॉपर की रोड लगा दी है और यहां पर मेरे पास में जिंक की रोड लगी हुई है। आपने बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, 8th क्लास के अंदर में जब आप थे तो यहां पर आपने सेल्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होते हैं। ठीक है, यहां पर आपने एक इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर में फिल कर देते हैं भाई। इस इलेक्ट्रोलाइट का बेसिकली यूज क्या होता है? इस इलेक्ट्रोलाइट का यूज ये होता है कि यहां पर ये हम यूज करते हैं इसको H2SO4 के नाम से इसके अंदर में यूज करते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर यूज करते हैं और यहां पर हम जिंक यूज करते हैं और यहां पर हमारे पास में कॉपर की एक इलेक्ट्रोड होती है। अब इसके अंदर में चलेंगे क्या रिएक्शंस, कहां से इसको एनर्जी मिलेंगे? तो मैं थोड़ा सा आपके केमिस्ट्री बढ़ाने की कोशिश करता हूं, केमिस्ट्री की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा हूं आपके पास में। ठीक है, तो जैसे आपने H2SO4 इसके अंदर में डाला है भाई। ठीक है, दूसरा एक सॉल्यूशन मैं आपको कहूं कि ZnSO4, ये दो सॉल्यूशन है मेरे पास में। जब हम इनको लिक्विफाई कर देते हैं तो यहां पर ये टूटता है किसके अंदर में? हाइड्रोजन के अंदर में 2 आयंस। और ये किसे में टूटेगा? ये मेरे पास में SO4 2 आयंस, दो नेगेटिव हो जाते हैं इसके अंदर में, या फिर 2 माइनस कर दो यहां पर, या फिर 2 प्लस लिख दो, आपकी मर्जी। जैसे भी 2 प्लस प्लस लिखोगे तो भी उसका मतलब वही है, यहां पर 2 माइनस लिखोगे उसका भी मतलब ये है कि भाई ये जो है ये आयंस में टूट चुके हैं। ठीक है ना, जब हमारे पास में बॉन्ड्स होती हैं इनकी टूटती हैं तो आयंस में टूट जाते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि हाइड्रोजन जो होता है उसके ऊपर में 2 प्लस लिख देंगे और जो हमारे पास में सल्फर होते हैं, सल्फ्यूरिक होता है, उसके ऊपर में हम 2 माइनस लिख देते हैं। उसी तरह से यहां पर मेरे पास में ZnSO4 है, तो ZnSO4 है, ये भी टूटेगा किसमें? Zn2 प्लस में और SO4 2 माइनस के अंदर में। तो यहां पर हमें करना क्या है कि भाई अगर हम इस सॉल्यूशन की बात करें, इस सॉल्यूशन की बात करें तो इसके पास में जो एनर्जी होती है वो लेट अस सपोज मेरे पास में 15 जूल होती है, मान के चलते हैं हम। और यहां पर जो एनर्जी है इसके पास में 20 जूल है भाई। तो आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर में कि इनके पास में लोवेस्ट एनर्जी किसके पास में? बिल्कुल सही, आपका आंसर होगा कि जो -20 पे है वो मेरे पास में एक लोवेस्ट एनर्जी वाला सॉल्यूशन है, यानी कि ये एक स्टेबल फॉर्म होगी भाई। H2SO4 के पास में 15 जूल है, -15 जूल, और इसके पास में -20 जूल है। तो यानी कि एक स्टेबल फॉर्म होने के लिए इसको चाहिए कि हमारे पास में जो सॉल्यूशन बना हुआ है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, वो सल्फ्यूरिक एसिड ना रहकर किस में कन्वर्ट हो जाए? ZnSO4 के अंदर में। ठीक है, तो अब क्या करेगा? यहां जिंक है, ये तो पूरा एटम है भाई, यहां पर कॉपर है, ये भी एटम है। हमें चाहिए क्या कि भाई ये बॉन्डिंग जब हो सकती है जब ये आपस में क्या हो? आयोन्स हो। अब आयोन होने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? ये जो Zn है यहां पर एटम है, ये कॉपर भी एटम है, तो इसको जाहिर सी बात है कि भाई मेरे पास में जो Zn की यहां पर इलेक्ट्रोड है इसको अपने इलेक्ट्रॉन से लूज करने पड़ेंगे। बात समझे कि ये जो मेरे पास में मेटल है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर मैं मानूं कि लेट अस सपोज 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहां से लूज करे, तो अब यहां पर ये क्या बन जाएगा? इस जगह पे ये बन जाएगा Zn2+, यानी कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच गए जो कि निकलने का इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब उनको रास्ता मिले और कब वो आपसे निकल जाए। इनका रास्ता कहां पर कंप्लीट होगा? इनका रास्ता पॉजिटिव पर जाने के बाद कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये मेरे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के आ गए। ऐसे क्या हो रहा होगा? कंटिन्यूअसली हमारे पास में रिएक्शन चल रही होंगी, Zn2 पॉजिटिव बार बार बन रहे होंगे, यानी कि ये आयन बन रहा होगा। ये पूरा सिस्टम अपने आप को स्टेबल फॉर्म में ले जाने की कोशिश कर रहा होगा। स्टेबल फॉर्म क्या होगी कि भाई Zn है वो किसके साथ में बना ले अपनी रिएक्शन? वो SO4 के साथ में अपनी रिएक्शन कर रहे, यानी कि जिंक सल्फ्यूरिक, जो हमारे पास जिंक सल्फेट है ये बन जाए Zn2+ में, और ये SO4 2- है, आपस में जुड़ जाए। तो ऐसे बार बार रिएक्शन हो रही होगी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्या हो रहे होंगे? इकट्ठे हो रहे होंगे। अब यहां से जो एनर्जी इसकी ब्रेकडाउन हुई है, कितनी ब्रेकडाउन इसमें जरूरत पड़ी भाई? इसको -5 जूल इसने क्या किया? आपने रिलीज कर दी एनर्जी। तो यही एनर्जी किसको मिलेगी? यही एनर्जी मिलेगी जो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के बंच बैठे हुए।
और ये जो एनर्जी गेन कर लेंगे, मान लो आपने कहा ना कि भाई मैं 1.5 वोल्ट की जूल की बात करूं, तो ये जो जूल एनर्जी होगी ये कहां से मिलेगी? जब ये बॉन्डिंग हो रही है आपस में, यहां से इनको बॉन्ड मिल रही है। तो मैंने जो आपको बताया था ना कि 1.5 वोल्ट बैटरी का मतलब क्या है कि यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास में एनर्जी है 1.5 जूल। या 6 वोल्ट की बात करूं मैं तो 6 जूल कहां से मिली भाई? वो जब ये आपस में अपने स्टेबल फॉर्म की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तब इनको ये एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि हमारे पास में अगर Zn और सल्फ्यूरिक की बात करें तो इनमें से जो हमारे पास में स्टेबल सॉल्यूशन होगा वो होगा ZnSO4 का। बात समझ आई कि कहां से इलेक्ट्रॉन्स के पास में एनर्जी आती है? यानी कि आपका एक कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई सेल है तो उसके पास में हमारे पास में क्या होगी? एनर्जी होगी। जो सेल आप देखते हैं ना कि एक उसके पास में पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक उसके पास में नेगेटिव टर्मिनल होता है, वो यहीं से जाएगा रास्ता। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उस बैटरी के अंदर में, उसका मतलब होता है कि वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा है, और जहां पर पॉजिटिव होता है उसका मतलब है कि वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर में? यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैं इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ज्यादा डेप्थ आप इसका ऑलरेडी 8th क्लास के अंदर में पढ़ चुके होंगे। तो यहां पर ये नेगेटिव बन गया तो जाहिर सी बात है कि भाई कॉपर हमारे पास में क्या होगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब किसी का क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई ठीक है आपने इनको आपस में जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन तो यहां से यहां फ्लो कर गए, यहां पर बताओ क्या फ्लो करेगा? तो यहां पर भाई जो हमारे पास में ये टूटेगा ना, जो सल्फ्यूर होगा, जो हमारे पास में सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ये क्या होंगे? आयंस होंगे। ये आयंस हमारे सेल के अंदर में मूव कर रहे होंगे, तो हमारे पास में कंटिन्यूअस साइकिल बन जाएगी कि यहां से Zn के 2 इलेक्ट्रॉन निकले, यहां से घूमेंगे, एनर्जी खत्म करेंगे और वापसी यहां आते हुए फिर दोबारा एनर्जी यहां पर क्या होगा? आयंस करेंगे। कौन से आयंस? जो हमारे पास में सल्फ्यूरिक एसिड से टूटे थे। तो कंटिन्यूअसली एक साइकिल चलती रहेगी और ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी गेन करते रहेंगे। चलिए, यानी कि हमने एक सिस्टम तैयार कर लिया है, हमने सेल के बारे में जान लिया कि सेल के पास में एनर्जी कहां से आती है। भाई अभी ये तो बताओ कि करंट क्या है? आपने तो चैप्टर शुरू किया था करंट का, लेकिन आप पहुंच गए सेल के ऊपर में। करंट बताओ क्या है? चलिए अब करंट के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने और लेके चलता हूं। उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर समझाने की कोशिश करेगी। देखिए बुक के अंदर में बात करूं मैं आपसे, तो बुक की लैंग्वेज के अंदर में सिर्फ एक डेफिनेशन दी गई होती है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू गिवन एरिया या गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इन पर यूनिट टाइम या रेट का मतलब भी मैंने जैसे पहली क्लासेस के अंदर में बताया था कि रेट जहां पर आ जाता है उसका सीधा मतलब होता है कि वो टाइम के साथ में लिंक करने की कोशिश कर रहा है कि 1 सेकंड में यूनिट टाइम के अंदर में कितना उसके अंदर से फ्लो हो रहा है। तो बुक के अंदर मैं सिर्फ एक डेफिनेशन आपकी बात करूं कि भाई मेरे पास में करंट की आप बात करो तो करंट की आपकी डेफिनेशन दी होती है I दैट इज इक्वल टू करंट, और ये आपको गिवन होता है Q डिवाइडेड बाई T। बस इतनी सी आपको डेफिनेशन गिवन होती है, भाई समझ लो इसके अंदर में जितना आपको समझना है। ठीक है, अब मैं इसको आपके साथ में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ले जाकर इस डेफिनेशन को प्रूव करवाऊंगा और आपके दिमाग में बिल्कुल सेट कर दूंगा कि हमारे पास में चार्ज क्या होता है। फोबिया नहीं होता है चार्ज कि भाई कोई हवा है, भाई हवा में उड़ता हुआ मैं उसको पकड़ा और वहां पर मैंने उसको रख लिया। नहीं, आप चार्ज के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि चार्ज जब भी आता है तो किसी ना किसी एक बॉडी पर आता है जिसके पास में मास होता है। अगर मास नहीं है तो उस बॉडी पर कोई भी चार्ज नहीं आ सकता है। ये चीज आपने समझी है बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए मैं एक वायर को कंसीडर करता हूं। मेरे पास में एक वायर है, ये जो आपके घरों के अंदर में वायर आ रखे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी इसका फोन जो मेरे पास में माइक है उसका मैं यूज कर रहा हूं, ये मैं एक वायर है, इस वायर को मैं मान लो 2 हिस्सों में कट कर लेता हूं। एक यहां से कट किया और एक यहां से, इसका वायर को मैं उठाकर यहां पर रख दे रहा हूं। ये वायर पर मैंने यहां पर रख दिया। क्या आपको कुछ इसके अंदर में दिख रहा है? भाई बिल्कुल नहीं, आपको तो एक वायर दिखेगा। अगर मैं आपके सामने यहां पर वायर रख देता हूं तो केवल आपको वायर दिखेगा यहां पर। अब मैं इसको थोड़ा आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ले जाने की कोशिश करता हूं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसके अंदर में हो क्या रहा होगा। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मैं बात करूं इसके अंदर में, तो मैं इसको जूम करके थोड़ा सा इस एरिया को जूम करके दिखाता हूं आपको कि क्या चल रहा होगा इसके अंदर में। ये मेरे पास में एक माइक्रोस्कोपिकली मैंने इसका ऑब्जर्वेशन किया है। तो आपने देखा होगा जब हम पहली क्लासेस के अंदर में पढ़ रहे थे कि जो भी हमारे पास में मेटल होते हैं, मेटल के आते हैं तो उस एटम के अंदर में बीच में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बाहर सेल्स के अंदर में क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, चाहे K सेल ले लो, L सेल ले लो, M सेल ले लो, जो भी हमारे पास में आउटर सेल रहती है, जो भी हमारे पास में आउटर सेल रहती है उसके अंदर में क्या हो रहा है? जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कंप्लीट नहीं है, यानी कि 8 का ऑक्टेट होता है, 2, 8, 8, 18, इस तरह से हमने चीजें बात करी थी। तो अगर वो कंप्लीट नहीं है तो हम क्या बोलते हैं कि वहां पर उसके पास में क्या है?
वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और उन्हीं को हम क्या नाम दिया था कि वही मेरे पास में एक फ्री इलेक्ट्रॉन का काम करते। तो वही चीज मैं यहां पर आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं कि मान लो मेरे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं आए होंगे भाई, इनके साथ में इनके एटम्स भी होंगे। यानी कि जब हम एटम्स की बात करते हैं तो ये मैंने जो ब्लैक मार्कर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये इनके एटम है जो कि अपनी पोजीशन से नहीं जा रहे हैं, केवल ये अपनी मेन पोजीशन पर वाइब्रेट कर सकते हैं। इस वाइब्रेट वर्ड का मैं आगे यूज करूंगा। जो मैंने यहां पर बताया ना कि अपनी पोजीशन पर ये वाइब्रेट करते हैं, वो हमें आगे एक नए कंसेप्ट को तैयार करने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपसे कहा कि भाई ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इनके एटम्स हैं, जिनके बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस और प्रोटॉन्स होंगे, और बाहर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर कंसीडर किया, लेट अस सपोज ये मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर इनका कंसीडर कर लिया, जो कि फ्री है मूव करने के लिए। तो होता क्या है कि भाई जब भी आप इन बॉडीज को एक आसपास में लेके आओगे या रब करते हैं, तो आपने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से उठकर दूसरी बॉडी में चला जाता है, ठीक है, एक दूसरे से उठ के तीसरे में चला जाता है, और तीसरे से उठ के चौथे में चला जाता है। देखा था आपने कि होल नाम की कोई चीज नहीं होती है, एक इलेक्ट्रॉन उठेगा दूसरी बॉडी पर चला जाएगा, उसके पास में डेफिशिएंसी हो गई है तो पीछे से जो होगा उसका इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर में आ जाएगा, इसके पास में डेफिशिएंसी होगी, अगले वाले का उठ के इसके पास में चला जाएगा, ये वाला उठ के आगे जाएगा तो यहां डेफिशिएंसी, पीछे वाले का उठ के इसके पास में आ जाएगा। यानी कि आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर में ट्रांसफर करते जा रहे हैं। बेसिकली हो क्या रहा है कि एक एटम से दूसरे एटम के ऊपर में क्या करते चले जाएंगे? वो ट्रांसफर करते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं इनिशियल केस का बात कर रहा हूं कि मैंने इसके आसपास में कोई भी चार्ज नहीं लगाया, कोई भी बॉडी इसके आसपास में नहीं लगाई है, यानी कि कोई भी मैंने इसके सामने सेल नहीं लगाया जो इसको मूव करवा ले। तो इनिशियल केस की बात करूं मैं, तो यहां पर मैं आपको इस डेफिनेशन से थोड़ा सा और हटके एक डेफिनेशन देने की कोशिश करता हूं कि जब भी आप करंट की बात करते हैं, जब भी आप करंट की बात करेंगे तो करंट होता है नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू, भाई ये जो वर्ड है एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में, पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय टाइम। तो मैं आपको इस डेफिनेशन से आपके इस करंट की पूरी जो कहानी है उसको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। यहां पर मैंने क्या लिखा आपके सामने, आपने एक डेफिनेशन बुक के अंदर में पढ़ी है कि I इक्वल टू Q बाई T। मैं जो डेफिनेशन दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं, वो सेम उसी तरह से दे रहा हूं कि नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है कि मेरे पास में ये लेट अस सपोज मार्कर है, और इसको मैं क्या करता हूं, यहां से क्रॉस करता हूं, क्रॉस सेक्शन, यानी कि यहां से मैंने इसको क्रॉस किया, ये मैंने काट दिया इसको। अब जो आपके सामने दिखा है, ये जो एरिया दिख रहा होगा आपको सामने, ये मेरे पास में कहलाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसी तरह से इस मार्कर जो कैप थी इसकी, जब ये कटा था इसके अंदर में, तो यहां पर भी क्या होगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। तो मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से बात करता हूं कि कितने नंबर ऑफ चार्जेस पास हो रहे हैं। यानी कि जब हम इस पानी की, जैसे मेरे पास में एक पानी की वो लाइन है जो मैं एक पाइप यूज कर रहा हूं, उस पानी की लाइन के अंदर में मैं कहीं से भी कट कर दूं उसको, तो वहां से नंबर ऑफ पानी के जो पार्टिकल्स है वो कितने गिर रहे हैं, तो आप वहां पे कहोगे कि कितने हमारे पास में, अगर मैं उन चार्जेस को कंसीडर कर लूं कि वो जो पानी का फ्लो हो रहा है वो मेरे पास में एज ए चार्ज काम कर रहे हैं, तो आप कहोगे कि नंबर ऑफ चार्जेस, यानी कितने पानी के उसके अंदर से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो नीचे कर रहे हैं पर यूनिट टाइम। अब वो टाइम कुछ भी हो सकते हैं, चाहे 1 सेकंड लो, चाहे 1 नैनो सेकंड लो, चाहे 1 मिनट लो, ठीक है, टाइम आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन जो भी आप कंसीडर कर रहे हो उसके अंदर में कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल वहां से गिर रहे हैं उसको आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास में हो गया। अब मैं इस बॉडी पर आता हूं जो कि मैंने इस वायर को ले रखा है, इस वायर के साथ में अभी मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं ना इसके ऊपर में कोई मैंने चार्ज लगाया, ना कोई इसके ऊपर में सेल लगाया। तो अब क्या होगा, यहां पर मैं खड़ा हूं, इस पॉइंट पर मैं देख रहा हूं कि भाई कोई चार्ज बाहर आ जाए, यहां पर मैं इस, क्योंकि मैंने इस वायर को कट करके यहां से क्रॉस सेक्शन देख रहा हूं ना, तो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन नो डाउट थर्मल जो हीट हो रखा होगा, टेम्परेचर हो रखा होगा, अपने पॉइंट्स पर मूव करेंगे, और ये मूव करने के लिए कोशिश करेंगे यहां से, ये लेट अस सपोज मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहां से कंसीडर कर रहा हूं, ये चलेगा ऐसे, यहां हिट करेगा, ये जाएगा यहां, इसको हिट करेगा, फिर ये कोई भी पाथ अपना लेगा, और ये फिर वापसी यहां जाएगा, फिर यहां आएगा, और फाइनली ये दोबारा से यहीं पर आ गया। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन चला था, एक इलेक्ट्रॉन चला, दूसरे को हिट किया,
ठीक है, वहां से उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, दूसरी डायरेक्शन में चला गया, फिर वहां से हिट किया, फिर इधर आ गया, फिर दोबारा से हिट किया, फिर वहीं पर आ गया, यानी कि जहां से शुरू हुआ था उसी इनिशियल पोजीशन पर आ गया है, उसी इनिशियल पोजीशन पर आ गया है। तो मेरे को यह बताओ कि भाई नेट इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी रही, नेट डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी रही? तो आपका आंसर होगा कि नेट डिस्प्लेसमेंट इसकी 0 रही। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो मेरे को यह बताओ यहां से कि भाई इनिशियली ये कहां से चला था? इसी पोजीशन से चला था, और फाइनली ये कहां पर आ गया है? इसी पोजीशन पर आ गया। क्या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई डिफरेंस है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो गई? शॉर्टेज जो डिस्टेंस है वो 0 हो गई है। अगर 0 हो गई है तो ये इलेक्ट्रॉन की भी यही होगी, सभी इलेक्ट्रॉन्स की क्या हालत रही होगी? सभी की जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या हो जाएगी? 0 0 0 0। आप यहां पर बैठे हुए हैं, आंखें बिछाएं कि भाई अब इलेक्ट्रॉन आए, अब इलेक्ट्रॉन आए, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर नहीं आएगा। अब यहां से मेरे को बात बताओ कि भाई आपने डेफिनेशन दी थी करंट की, क्या कि भाई करंट हमारे पास में जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं वो होगा नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल निकले भाई? मैंने 1 सेकंड इसको ऑब्जर्व किया, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया। अगले दूसरे सेकंड मैंने ऑब्जर्व किया, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया। ऐसे बैठा रहा। क्यों नहीं रहा भाई? पहली चीज तो ये बताओ मेरे को। इसलिए नहीं रहा है यहां से क्योंकि इनकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी क्या हो गई है? 0 हो गई है। इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से अपनी क्रॉस सेक्शनल पोजीशन से बाहर जाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि इसके आसपास कोई भी सोर्स नहीं लगा है, कोई भी बैटरी नहीं लगी है। अगर बैटरी लगाएंगे तो इसका सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है, देखेंगे उस चीज को भी। तो यहां पर मैंने 1 सेकंड इसका लिया, 2 सेकंड लिया, कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं आ रहा है, तो आप कहोगे कि भाई 0 चार्ज यहां से बाहर आ रहे हैं, 0 चार्ज यहां से बाहर आ रहे हैं। तो आप आ जाओ इस डेफिनेशन पे कि भाई 0 चार्ज है, टाइम कितना, चाहे 1 सेकंड लो, चाहे 2 सेकंड लो, कुछ भी लो, आपका करंट क्या रहेगा? 0। मैं इसके एसआई यूनिट पर आऊंगा अभी मैं, ठीक है। यहां पर इसका 0 हो गया, तो आप कहोगे कि भाई जब भी हम किसी भी बॉडी को अगर अनचार्ज रखते हैं या फिर कोई भी उसके आसपास में सोर्स नहीं लगाते हैं, तो हम कहते हैं कि उसके पास में जो करंट का फ्लो है वो कितना है? 0। यानी कि जितने भी आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर में क्या रहेंगे? बैठे रहेंगे, ना इधर जाएंगे बाहर की साइड में और ना इस साइड में निकल सकते। कब तक? जब तक उसके ऊपर में आप सोर्स नहीं लगाओगे या फिर कोई भी सेल नहीं लगाओगे। चलो आप इसका सिनेरियो थोड़ा चेंज करते हैं और थोड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इसी के साथ में। तो इसी को मिटा देते हैं, यहीं पर दूसरा मैं बनाने की कोशिश कर लेता हूं। चलो, पहला केस हमने देख लिया भाई। पहले केस के अंदर में आपने मेरे से कहा कि भाई आई क्या था मेरे पास में? आई जो है वो Q/T था एंड दैट इज इक्वल टू 0/T, और आपने इसका वैल्यू दिया 0। इसके एसआई यूनिट पर आऊंगा अभी मैं, ठीक है। दूसरे केस को मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ये मेरे पास में एक सेम वही था, वही वायर को मैंने क्या कर लिया, थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अब मैं इसको जूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से जब हमारी सारी जो कहानी शुरू होगी आगे तक की, हमारा जो सफर है इसी वैल्यू से, इसी पॉइंट से शुरू हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, ये मैंने एटम्स कंसीडर कर लिया भाई। ये मेरा एक एटम, ये दूसरा, 6 मैंने यहां पे कंसीडर। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स हो गए इसके अंदर में, जो कि कैसे रहे होंगे? उनके अंदर में बीच में एक हमारे पास में क्या रहा होगा? एटम रहा होगा, और बीच उसके अंदर में न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके अंदर में। बाहर क्या कर रहे होंगे? उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे? रिवेल कर रहे होंगे कंटिन्यूअसली उसके अंदर में, ठीक है। तो इसके ऊपर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहां पर मैं कंसीडरेशन में ले लेता हूं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। चलिए, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, एक सोर्स लगा देता हूं। अब सोर्स का मतलब क्या है कि भाई जो मेरे पास में बैटरीज थी उन बैटरी को मैं उठा के ले आता हूं। यहां पे मैंने इस बैटरी को, अगर मैं इस बैटरी का सिंबल बनाने की कोशिश करूं तो आपने पढ़ा होगा कि भाई अगर एक सेल का आप सिंबल बनाते हो तो सिंबल के अंदर में आपको यूज करना होता है एक छोटी लाइन और एक मेरे पास में बड़ी लाइन। तो इस बड़ी लाइन का मतलब होता है कि वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव टर्मिनल को, और जो मेरे पास में छोटी लाइन होती है ये रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव टर्मिनल को। यानी कि नेगेटिव टर्मिनल का मतलब होता है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहां पर मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव कोई चीज होती है, नहीं, मैंने फिर भी बताऊंगा मैं आपको कि केवल और केवल जो मूव करती है चीजें वो इलेक्ट्रॉन करती है। होल सिर्फ एक कंसेप्चुअल या फिर इमेजिनेशन है। जैसे आप एक गड्ढा बना दो, 10-12 गड्ढे बना दो और उसके अंदर में एक के अंदर में मिट्टी भर दो, ठीक है। तो एक मिट्टी एक से निकालो दूसरे में डालो, तो पीछे वाले के पास में क्या होगी? डेफिशिएंसी हो गई है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को निकाला दूसरे गड्ढे में डाल दिया आपने,
ठीक है, दूसरे मिट्टी निकाली और अगले में डाल दी, तो पीछे वाले में डेफिशिएंसी हो गई है। तो आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन इस साइड में मूव कर रहा है, यानी कि जो मिट्टी आप डालते जा रहे हो आगे मूव कर रही है, और होल क्या कर रहे हैं, पीछे की साइड में मूव करते जा रहे हैं। दोनों की क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। तो ठीक उसी तरह से जो मूव करती है वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, होल सिर्फ एक हमारे पास में इमेजिनेशन है जिसका कोई भी हमारे पास में यूज नहीं है। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन को ही कंसिडर करके चलना पड़ेगा अगर फिजिक्स पढ़नी है तो। चलिए, तो यहां मैं इसके सामने एक सोर्स लगा देता हूं। ये मैंने एक सोर्स लगा दिया और ये मैंने लगा दिया एक बैटरी। बैटरी लगाई है, सेल लगाई है भाई, बिल्कुल सही, ये मेरे पास में सेल है। अगर मैं बैटरी लगाता तो इसके साथ में अगर मैं एक से ज्यादा सेल कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है, अगर ये सिंबल मैं 2 बार यूज कर देता तो मैं क्या कहता, अगर ऐसे यूज कर देता, ये मेरे पास में ये ऐसे, अगर ये यूज कर देता एक सेल और ये मेरे पास में दूसरा सेल, तो वहां पर क्या हो जाती है, नंबर ऑफ बैटरी सेल हमारे पास में 2 हो गए, तो हम कहते हैं कि ये मेरे पास में एक बैटरी बन गई। मैं यहां पर पूरा कंसीडरेशन एक सेल के ऊपर में लेके चल रहा हूं आपके साथ में। चलिए, मैं यहां से इसको एक कनेक्ट कर देता हूं। लो भाई, ये कनेक्शन मैंने बना दिया। क्या ये सही है कनेक्शन करना? आंसर इज नो। मुझे कुछ ना कुछ एक स्विच जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, जब भी आप कोई भी कनेक्शन करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वहां पर एक स्विच लगा दो। जिससे क्या होगा कि कोई भी हमारे शॉर्ट सर्किटिंग या किसी भी तरह का डैमेज होने से हम बच जाते हैं। तो हमेशा एक हैबिट बना लो कि जब भी आप कोई सर्किट बनाओ अपने क्वेश्चंस के अंदर में, जब आगे चीजें और पढ़ेंगे, तो हमेशा उसके अंदर में एक स्विच जरूर लगाया करो। स्विच का यही सिंबल होता है, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास के अंदर में, ये हमारे पास में स्विच का सिंबल होता है। अगर मैं इसको नीचे कर दूंगा, ऐसे एरो बना दूंगा, तो इसका मतलब है कि नीचे की साइड में क्लोज हो जाएगा, और ऊपर की साइड में इसको एरो को दिखा दूंगा तो मतलब है ये ऊपर की साइड में ऑन हो चुका है। चलिए, अब यहां पर मैं इसको एक कंसिडरेशन में लेके चल रहा हूं कि मेरे पास में 6 वोल्ट की बैटरी है भाई, मैं इसको 6 वोल्ट की बैटरी मान के चल रहा हूं। तो इस 6 वोल्ट की बैटरी मानूं या सेल? सेल मानेंगे ना, क्योंकि यहां पर मेरे पास में क्या है, मैंने सिर्फ 2 यहां पर सिंगल यूज किया है, तो आपको ये सेल ही यूज करना है। मेरे साथ फ्लो में बैटरी मत बोल दिया करो, सेल है भाई ये। ठीक है, तो यहां पर मैंने जो सेल कंसीडरेशन में किया है, तो इस 6 वोल्ट का मतलब बताओ मेरे को जल्दी से, अगर आपने पीछे का कंसेप्ट ढंग से पढ़े हैं तो इसका सीधा मतलब है कि भाई जो मेरे पास में नेगेटिव टर्मिनल है, उस नेगेटिव टर्मिनल पर, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होगा, जिसके पास में छोटी हमारे पास में लाइन यूज कर रखी होगी। ये सिंबल होते हैं जो हमारे पास में बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सली हर जगह पे यूज किए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर में जो एनर्जी होगी वो होगी 6 जूल, और यहां पर हम इसको अज्यूम करके चलते हैं कि इसके पास में होगी 0 जूल। अब मैं स्विच को कनेक्ट कर दिया, तो स्विच जैसे ही कनेक्ट होगा तो अब क्या होगा, इसके अंदर में ये मेरे पास में स्विच कनेक्ट हो चुका है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पूरे इस मेटल के अंदर में, जो वायर मैं यूज कर रहा हूं भाई, मेटेलिक वायर ये पूरा, तो इसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब जो सिनेरियो मैं बताने जा रहा हूं, उस सिनेरियो को बहुत अच्छे से आपको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहां से जब जो इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठा होगा, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बैठा होगा, उसके पास में कितनी एनर्जी होगी भाई, 6 जूल होगी। क्यों? क्योंकि आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सेल के बारे में पढ़ा था कि नेगेटिव टर्मिनल पर एनर्जी कहां से आई, जो इलेक्ट्रोलाइट ने अपनी एनर्जी खत्म की थी यहां से जब डिसोसिएट हुआ था और इसके साथ में Zn के साथ में बॉन्ड बना रहा था, और जब इसमें आयन बनाया इसने, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिलीज करेगा और उनको अपनी एनर्जी दे देता है। तो वही एनर्जी यहां पर बैठी है, जो कि तैयार बैठे हैं कि भाई यहां से इलेक्ट्रॉन अभी निकल जाएं, लेकिन हम उनको निकलने नहीं दे रहे थे। क्यों? हमने किसी के साथ में इसका कनेक्शन नहीं बनाया था। अब मैं यहां पर क्या कर दिया, इसका कनेक्शन यहां पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पॉइंट पर जो बैठा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और इसके सामने जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या करेगा, ऐसे मान लो इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन आएगा और इसको जोर से जाके हिट करेगा। फिर से देखो कि मेरे पास में ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है ऐसे, और ये पीछे से इलेक्ट्रॉन जो बैटरी से निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा और जोर से इसको हिट करेगा। अब जोर से हिट करेगा तो क्या होगा उससे कि इसकी जो एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है कितनी थी, 6 जूल, इसके अंदर में चली जाएगी, 6 जूल एनर्जी चली जाएगी और ये अपनी पोजीशन से थोड़ा सा आगे आ जाएगा, थोड़ा सा आगे आ जाएगा, यानी कि अपनी पोजीशन पे क्या हो रहे होंगे, ये वाइब्रेट हो रहे होंगे और फिर वापसी चला जाएगा, यानी कि अपनी पोजीशन पे क्या कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा। अब ये एनर्जी आपने इसको दे दी है, आपने ये एनर्जी इसको दे दी है, तो ये जाके हिट करेगा इसको। ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आगे आ चुका था, अब ये इलेक्ट्रॉन आगे आएगा, ये अपनी पोजीशन यहां पर बदल लेगा। ये जो 6 जूल एनर्जी थी अब किसको ट्रांसफर हो जाएगी, इसके पास में। कैसे होगी भाई, सेम वही केस हमारे पास में कि ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है और ये इस इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी आ गई और जोर से आगे इसको हिट करेगा।
जैसे हिट करेगा इसको एनर्जी मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कोलिजन, जो हम पढ़ेंगे आगे, कोलिजन के थ्रू हमारे पास में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। ठीक उसी तरह से ये कंटिन्यूअसली क्या हो रही होगी, एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी, एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी, ऐसे यहां पर आ गई एनर्जी। ठीक है, हम मानते हैं आइडियल केस यहां पर मान के चल रहे हैं कि जितनी एनर्जी यहां पर चली थी सारी की सारी एनर्जी यहां पर पहुंच चुकी है सारी की सारी एनर्जी यहां पर पहुंच चुकी है। अब इसके अंदर में क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे इसके अंदर में एंटर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो मैं यहां पर बना रहा हूं, इसको जो इलेक्ट्रॉन यहां पर बना दिया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन जो बड़े वाला बना दिया है, अब ये यहां से गुजरेगा, अब ये पास नहीं होगा, इसको भी भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे, बीच रास्ते में भी तो होंगे, मैंने तो केवल 6 आपको रिप्रेजेंट करके दिखाए थे, हर जगह पे इसके अंदर में एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन से वो फैले हुए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भाई, ये जो आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन, ये आगे वाले को क्या करेगा, हिट करेगा, ये आगे वाला क्या करेगा, अगले वाले को हिट करेगा, ये अगले वाला क्या करेगा, अगले वाले को हिट करेगा, यानी कि ये क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को ऐसे ट्रांसफर करते चले जाएंगे, ये इसको देगा, ये इसको एनर्जी दे देगा, ये इसको दे देगा, और ये फाइनली क्या होगा, इसको एनर्जी मिल जाएगी। यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स को क्या होती जा रही है, जो एनर्जी थी वो ट्रांसफर होती जा रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर में, और फिर वही यहां पर मैं बैठा हुआ हूं भाई, इस पोजीशन पर मैं बैठा हूं, तो मैंने यहां पर अज्यूम किया कि लेट अस सपोज कि यहां से 6 पॉइंट, जब यहां पर पूरी हीटिंग हो रही थी, पूरी जो प्रोसेसिंग चल रही थी, इसके अंदर में यहां पर मैं बैठा हुआ था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इतने इस पॉइंट से बाहर आ गए, कितनी देर में, 1 सेकंड के अंदर में। ठीक है ना, जैसे हीटिंग हो रही थी, पहले केस में क्यों नहीं आ रहे थे जब हमने पहला कंसीडर किया था, क्योंकि उस केस के अंदर में जो नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, यहां पर कहीं नेट डिस्प्लेसमेंट थी, वो हमारे पास में 0 थी, जिसकी वजह से वहां पर जो करंट था वो हमारे पास में 0 आ गया था, उनकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होने के कारण। लेकिन यहां पर पीछे से क्या हो रहा है भाई, फोर्स लग रहा है कि निकलो भाई, तुम निकलो, पीछे से धक्का दिया जा रहा है, वोल्टेज उनको धक्का दे रहा है कि भाई निकलो, तुम्हारे मैं एनर्जी दे रहा हूं तुम लोगों को, आगे की साइड में बढ़ने की कोशिश करो। तो एनर्जी जब मिलेगी उनको, तो वो क्या करेंगे, इसके अंदर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और वो आगे बढ़ते बढ़ते इस पोजीशन से, जो मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा था, वहां से मैं देखता हूं कि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया भाई। अब यहां से बाहर निकल चुका है, तो आप बताओ मेरे को कि क्या कोई करंट की वैल्यू रहेगी या नहीं रहेगी वहां पर, बिल्कुल रहेगी। आपको एक बहुत अच्छे से पता है कि इतने नंबर ऑफ का बंच अगर बाहर निकलता है, तो आप कहते हैं कि हमारे पास में 1 कूलम्ब चार्ज बाहर आ गया। अगर आपके पास में 1 कूलम्ब चार्ज आ गया, तो आपने डेफिनेशन में कहा था कि नंबर ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इतने हमारे पास में चार्ज थे, और उन सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, इनके बंच को जो नंबर ऑफ चार्जेस बोलते हैं, तो वो मैंने बोला कि 1 कूलम्ब चार्ज यहां से बाहर निकल गया। अगर मैं इनका हाफ कर देता, तो अगर इनका हम हाफ कर दे तो कितना आएगा, लगभग हमारा आएगा 3.125 के आसपास में आएगा, 3.12 के आसपास में। ठीक है, तो वहां से मतलब क्या था कि यहां पे बोलता कि भाई हाफ कूलम्ब चार्ज बाहर आ गया, 0.5 कूलम्ब बाहर चार्ज आ गया। तो आपके डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ चार्जेस यहां से कितने आ रहे हैं। यहां पर हमारे पास में हमने अज्यूम किया इतने नंबर ऑफ चार्जेस बाहर आ गए, तो यहां आप बोलोगे कि 1 सेकंड के अंदर में, 1 सेकंड के अंदर में हमारे पास में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ चुके हैं, तो आप कहोगे कि भाई मेरे पास में 1 यूनिट क्या आ गया है, करंट आ गया। ठीक है ना, अब इस करंट की यूनिट पर आता हूं मैं। अब यूनिट की बात करें, तो करंट की बात करें तो यहां यूनिट की बात होगी कि भाई ये कूलम्ब है, तो कूलम्ब, टाइम क्या सेकंड है, पर सेकंड। तो अगर ये यूनिट होगी हमारे पास में कि जब भी हम करंट की यूनिट की बात करेंगे, तो करंट की यूनिट होती है कूलम्ब पर सेकंड, लेकिन हम इसको यूज नहीं करते हैं। हम यूज करते हैं कि जिन्होंने ये पूरा कंसेप्ट दिया था उनके बिहाफ पे, तो उन्होंने जो थे हमारे पास में एम्पियर थे, उन्होंने इसके बारे में पूरा डिस्कशन दिया था कि भाई आप जो भी एरिया कंसीडर कर रहे हैं, वहां से कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पास हो रहे हैं, उसको हम पर सेकंड यूज कर लें, तो वहां पे हम बोलते हैं कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ है। तो वहां पर इसकी यूनिट दी जाती है एम्पियर, AMPHER के नाम से भी देखते हैं, या फिर हम आगे से लिखेंगे 1A। तो 1A लिखने का भी मतलब मेरे पास में वही है कि 1 एम्पियर है, चाहे मैं 1 एम्पियर लिखूं या फिर कहीं का ये H भी दे रखा होता है, कहीं नहीं दे रखा था, वो आपको इतना ज्यादा इसके अंदर में टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। चाहे एम्पियर ऐसे लिखो, बहुत सारी बुक्स के अंदर में है, तो 1A भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं इसके अंदर में। ठीक है, तो हमारी जो आगे से यूज होगी, जब भी हम करंट के लिए यूनिट यूज करेंगे, 1A के नाम से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो
यहां पे मेरे को लगता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या हमारे पास में करंट होता है। अगर करंट आपको चीजें समझ में आ जाती है तो इन सब से बेसिस पे हम उठ के आगे बढ़ेंगे और जो कि हमारे कंसेप्ट होंगे ओम्स लॉ के ऊपर में पहुंचेंगे और ओम्स लॉ को पढ़ते पढ़ते एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको हम रेजिस्टेंस के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो होप सो आपको चीजें समझ में आएंगे क्या हमारे पास में करंट होता है। करंट की डेफिनेशन पे नहीं रुकना होता है कि Q/T हो गया। Q/T का मतलब भी समझना होता है कि भाई आप जो भी वायर कट कर रहे हो, कुछ भी कट कर रहे हो, आप किसी भी पोजीशन पे, जैसे पाइप लिया था तो पाइप के अंदर में भी आपने ये यूज किया। ठीक है, एक बैटरी लिया मैंने, उसके अंदर में जो हमारे पास में वायर था, जैसे हमने यहां पे कनेक्शन किया तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं, आप बीच में से काट दो, क्या कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा भाई फिर उसके बाद में? जी नहीं, क्योंकि आपको अगर कनेक्शन करना है, पूरा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाना है तो क्या होगा? हाँ, यहां पर अब बात आई कि ये इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स भाई लोड फिरकर कहां जाएंगे? जो भी वायर के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे वापसी आएंगे और यहां पर जो हमारे पास में जो गैप है, गैप का मतलब होता है कि उसके अंदर में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, वो यहां पर दोबारा एनर्जी गेन करेंगे और वापसी यहां से मूव करते चले जाएंगे। ऐसे मूव करते रहेंगे और कंटिन्यूसली इनका पाथ बनता रहेगा। हम कहेंगे कि क्या हो गया? करंट का फ्लो हो गया या फिर करंट यहां से मूव कर गया। तो अब मैं इस डेफिनेशन पर आता हूं कि जब चार्जेस के बारे में बात करें, जब पानी का फ्लो आपने बात किया तो वाटर करंट के नाम से जाना, जब हवा फ्लो कर रही है तो एयर करंट के नाम से जानते हैं। यहां पर कौन फ्लो कर रहा है भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहे हैं, इसलिए डेफिनेशन में मैं नाम जोड़ देता हूं क्या? इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो आगे से जब भी मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करूं तो सीधा आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि भाई मैं किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पे खड़ा होकर उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं और वहां से मैं देख रहा हूं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल रहे। अगर कोई भी नहीं आ रहा है तो मतलब करंट जीरो है, अगर वहां से कोई इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल के आ रहा है तो इसका मतलब वहां पे करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, उसी को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको करवाने की कोशिश करता हूं कि मेरे पास में एक चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्लो कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में विद n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। तो बताओ मेरे को कितना उसके अंदर से करंट फ्लो होगा? कोई भी मैंने एक चार्ज लिया है, एक इलेक्ट्रॉन ही मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, एक वायर के अंदर में सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रहा है, एक सेकंड में n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लगाता है, तो बताओ कितना नंबर उसके अंदर में से करंट फ्लो होगा? चलिए, जो कर सकता है करो भाई जल्दी जल्दी। हो गया? चलो नहीं हुआ है तो देखो, मैं यहां पर जो आपसे बात कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि मैंने एक सर्कुलर पाथ लिया, क्योंकि हमने दिया है कि वायर है उसके अंदर में करंट फ्लो हो रहा है इन ए सर्कुलर पाथ, और कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लगा रहा है? ई है ये, ई इलेक्ट्रॉन है, ये ई चार्ज होगा उस इलेक्ट्रॉन पर, और ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लगा रहा है कितना? एन लगा रहा है, यानी कि एक सेकंड के अंदर में बात करें, एक सेकंड के अंदर में एन नंबर ऑफ टाइम्स किसी भी पॉइंट पर ये क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। मैं यहीं से अपना ऑब्जर्वेशन लेता हूं, मान लो यहां पर हम खड़े हो जाते हैं, बाहर की साइड में, इस साइड में यहां पर हम खड़े हो जाते हैं, मैं यहां से देख रहा हूं भाई ये गया वापसी आ गया, मैंने कहा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक नंबर ऑफ चार्ज बाहर आ गया, क्योंकि मेरे को तो आंखों मुझे नहीं पता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, लेकिन मैं एक पाथ को देख रहा हूं तो मुझे पता है कि भाई उसके अंदर से मेरे को दिखना चाहिए कि चार्ज बाहर आ रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद में मैंने देखा कि एक दोबारा से इलेक्ट्रॉन घूम के आ गया, सेम इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है, फिर देखा कि थोड़ी देर के बाद में फिर आ गया, ऐसे देखता गया, एक सेकंड में बाद देखा कि ये इलेक्ट्रॉन जो था वो n टाइम्स बाहर आ चुका है, यानी कि अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो ये मेरे पास में n टाइम्स तक जाएंगे, तो टोटल मेरे पास बताओ कि भाई अगर ऐसे सम दे दिए जाए तो कितना होगा ये? तो टोटल चार्ज आप कहोगे कि मेरे पास में NE बार आ गया, यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया किसको मान रहा हूं? इस पॉइंट से मैं कट करके मान रहा हूं भाई इसको, ठीक है, यहां पर मैं खड़ा हुआ हूं इस पोजीशन के ऊपर में, इस एरिया को मैं कंसिडरेशन में लेके चल रहा हूं, तो यहां से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं? NE आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि n टाइम से बार बार में यहां से क्या हो रहे हैं? रिपीट होते जा रहे हैं। कितनी देर में आए? यानी कि मेरे पास में टोटल चार्ज आ गया, टाइम मेरे पास में कितना है? 1 सेकंड मैंने दिया है कि 1 सेकंड में एनी टाइम आता है। तो करंट बताओ भाई, तो करंट आपको क्या पता है कि कितने हमारे पास में चार्ज पास हुए हैं? NE, टाइम कितना है? 1, तो बताओ भाई कितना आएगा? तो IE करंट आएगा आपके पास में NE एम्पियर, ठीक है ना। एम्पियर मेरे पास में जो यूनिट है, मैं आगे से क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे तो इसको हमेशा कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो कंसेप्ट था वो ये था कि भाई आप जिस एरिया पे कंसिडर कर रहे हो वहां से आप देख लो कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर जाते जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे की जो क्लासेस होगी उसके अंदर में हम देखेंगे, हाँ कन्वेंशनली जो करंट होता है, कन्वेंशनली जो हम अज्यूम करते हैं
कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से था भाई, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो था वो था नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल से जाके और ये पॉजिटिव टर्मिनल पर खत्म हो रहा है। लेकिन जब ये करंट के बारे में इन्वेंशन हुआ था, जब इसके बारे में बताया गया था, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो वहां पे ये अज्यूम कर लिया गया था कि भाई जो करंट फ्लो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कन्वेंशनली बोला जाता है कि पुराने जो हमारे जो तौर तरीके थे उनके हिसाब से हम बोलते हैं कि करंट जो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि ऐसे फ्लो करता है। इस वे में हमारे पास में, यानी कि जो पॉजिटिव होगी पॉजिटिव से निकलेंगे और ऐसे घूम के और हमारे पास में क्या हो जाएंगे, नेगेटिव पर जाकर टर्मिनेट हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में ट्रेवल कौन करता है भाई, आज हम जो थ्योरी के हिसाब से बात करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होता है, ऐसे चलता है। अगर आप ये पॉजिटिव मानो ये नेगेटिव मानो तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ये होगा, और पॉजिटिव का जो हम मानते हैं लेकिन होता नहीं ऐसा, वो ऐसे फ्लो करेगा। तो उसी को स्टैंडर्ड मान लिया जाता है कि कन्वेंशनल करंट है पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चलते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जाए कि कन्वेंशनल करंट का फ्लो कौन सा होता है, तो आप हमेशा लिखोगे पॉजिटिव टू नेगेटिव लिखोगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, क्योंकि एनर्जी जो ट्रांसफर करने के लिए काम आएंगे वो कौन आएंगे, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वही एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, और अगले जो लेक्चर होंगे उसके अंदर में ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेज आ जाएंगे, उनके बारे में बात करेंगे, और वहां से बहुत खूबसूरत एक हमारा एक सफर शुरू हो जाएगा। बेसिकली मैंने आपका जो दायरा था सोचने का कि भाई क्या हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होते हैं, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, क्या हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो मैंने थोड़ा सा आपका खोला है, ठीक है। अगर वो दायरा आपका सोचने का समझने का खुल गया है तो अब हमारी जो चीजें होंगी आगे समझना बहुत ईजी हो जाएंगी। अब आपको समझ में भी आई होंगी कि भाई हम 6 वोल्ट लिख देते थे, को मतलब समझ नहीं आता कि भाई ठीक है करंट उसके अंदर से फ्लो हो रहा है, क्यों फ्लो हो रहा है उसका रीजन आज आपने समझने की कोशिश की होगी। भाई एक दूसरे से कोलिजन कर रहे हैं और वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हुए जा रहे हैं। इसी तरह से जब आप रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां से भी आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और रेजिस्टेंस पर जाकर हमारा लगभग जो इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट होता है वो खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद में हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं कि कैसे हम चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक सीरीज में करें, पैरेलल में करें, या फिर हम उसके अंदर में मिक्स्ड जो हमारे कॉम्बिनेशंस हो उसके अंदर में कर लें, ठीक है। तो कुछ हमारे पास में बोल रहे थे कि भाई स्टडी मटेरियल किस तरह से हम यहाँ पे अवेलेबल करवाएं, तो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में एक लिंक दे दूंगा टेलीग्राम जो हमारे पास में है उसके थ्रू, तो वहां से आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। और आप चाहें तो मेरे को फेसबुक का पेज है मेरा फोटोनिक्स @फोटोनिक्स54 के नाम से, ठीक है, @फोटोनिक्स PHO फोटोनिक्स 54 के नाम से है भाई। आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, यहां पर भी मेरा स्टडी मटेरियल होगा वो डलता रहेगा, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से जो आपको लोगो दिख रहा होगा ना ऊपर की साइड में, ऐसा लोगो होगा, P बना होगा उसके ऊपर में, और उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहां पे भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर भी आपको मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।